नमस्कार बच्चों, आप लोगों का हमारे प्यारा सा चैनल राणा फिजिक्स में स्वागत है। राणा फिजिक्स में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ को पूरा कर लिया था, कूलॉम्स के नियम को पूरा किया था, कूलॉम के सदिश अदिश के नियम को पूरा किया था। आज हम लोग आवेश के वितरण को देखते हैं कि आवेश का वितरण किस प्रकार से संभव है। तो पहला जो आवेश का वितरण है वो रेखीय आवेश का वितरण है। और रेखीय आवेश के वितरण में हम लोग यह जानते हैं कि यदि किसी लंबे तार पर आवेश दिया जाए और वह आवेश पूरे तार पर समान रूप से वितरित हो जाए तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। तो रेखीय आवेश वितरण जो है यह तार की लंबाई पर दी जाती है। जैसे ये एक तार है, अगर इस पर प्लस Q आवेश दिया गया तो यह आवेश पूरे तार पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अगर यह पूरे तार पर समान रूप से वितरित हो जाता है तो ऐसे वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो ऐसे वितरण को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व आता है। रेखीय आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं और इसका परिभाषा है प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के परिमाण को, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी ये तार है, मान लिया कि यह तार, इसकी लंबाई L है। जो हमने तार लिया वो तार कितना लंबा है? वो तार L लंबा है और उस पर हमने कितना आवेश दिया? Q आवेश दिया। तो आवेश का कुल परिमाण कितना है? Q। आवेश की कुल लंबाई कितनी है? L। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चूंकि L लंबाई पर कितना आवेश है? Q आवेश। तो एकांक लंबाई पर कितना आवेश होगा? Q/L आवेश होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रति एकांक, क्या बोल रहा है ये? प्रति एकांक बोल रहा है। प्रति एकांक में एक लंबाई,
तो प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है बटे। कौन? लंबाई। किसको देना है? तो आवेश को देना है। आवेश क्या है? तो Q बाय एन। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व को किससे सूचित करते हैं? लेम्डा से सूचित करते हैं। तो लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा? Q बाय एल। कुल आवेश बाय बटे कुल लंबाई। कुल आवेश किसका? तो दिए क्या कहते हैं वो क्षण पे, यानी जो लंबा तार हमने लिया उस तार पे की कुल लंबाई और उस पर दिए गए आवेश। तो Q बाय एल जो होता है यह क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व होता है। अगर मान लिया जाता है इस तार को एक वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए, है तो तार ही, है तो यह पतला तार ही, इस पतले तार को किस रूप में मोड़ देते हैं? वृत्ताकार रूप में मोड़ देते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है? अगर इधर से चलें और घूम के यहाँ पहुंचे, इधर से चलें और घूम के यहाँ पहुंचे, तो ये क्या कहलाता है? ये परिधि कहलाता है, परिधि कहलाता है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई? 2 पाई आर। छोटी आर बड़ी आर जो आप मान लो, जितनी आप त्रिज्या मान लो। अगर त्रिज्या आप छोटी आर मानते हैं तो 2 पाई आर। और इस पर हमने कितना आवेश दिया? प्लस Q आवेश दिया हमने। इस पर कितना आवेश दिया हमने? इस पर हमने आवेश दिया प्लस Q। यह प्लस Q आवेश क्या होगा? समान रूप से पूरे वृत्त पर वितरित हो जाएगा। तो कुल आवेश का परिमाण कितना हो गया? कुल आवेश का परिमाण जो हमने दिया वही, तो हमने कितना दिया? कुल। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 2 पाई आर है। तो इसका जो, अगर इसका हम रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना चाहें, लेम्डा का मान निकालना चाहें, तो लेम्डा का सूत्र क्या हो जाएगा? लेम्डा इक्वल टू क्या होता है? Q बाय एल। तो एल क्या है? एल है 2 पाई आर। तो Q बटे 2 पाई आर। ये आपका क्या हो गया? रेखीय आवेश घनत्व। ये क्या हो गया आपका? रेखीय आवेश घनत्व हो गया। अब दूसरा है इसका पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? यदि आप किसी समतल पृष्ठ पर या वक्र पृष्ठ पर, किस पर? यदि दिए गए आवेश समतल पृष्ठ या वक्र पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाए, तो ऐसे वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो पहला चीज समझने का है क्या? कि पृष्ठ कह रहा है, ये क्या कह रहा है? ये पृष्ठ कह रहा है। और पृष्ठ में क्या होता है? पृष्ठ में लंबाई होती है और पृष्ठ में चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई अगर करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमें क्षेत्रफल की प्राप्ति होती है। फिर से समझिए, पृष्ठ में क्या होता है?
पृष्ठ में लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई को यदि हम एक साथ लाते हैं तो हमें किसकी प्राप्ति होती है? तो हमें क्षेत्रफल की प्राप्ति होती है। यदि क्षेत्रफल की प्राप्ति होती है तो ये कहना क्या चाह रहा है कि यदि हम आवेश को किसी लिए गए क्षेत्रफल पर दे दें, यदि हम आवेश को लिए गए क्षेत्रफल पर दे दें और वह आवेश एक समान रूप से पूरे क्षेत्रफल पर वितरित हो जाए तो ऐसे वितरण को हम लोग क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। ऐसे वितरण को क्या कहेंगे हम लोग? पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। तो इसमें क्या आएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व आएगा। और पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है उसको हम लोग सूचित करते हैं सिग्मा से। उसको किससे सूचित करते हैं? उसको सूचित करते हैं सिग्मा से। ये नहीं ठीक से दिखता है। उसको सूचित करते हैं हम लोग किससे? सिग्मा से। और उसका परिभाषा क्या आ जाएगा? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को, आवेश के परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है? जिस तरह से आपको समझाए थे फिर से समझिए। क्या कह रहा है? ये प्रति कह रहा है। प्रति का अर्थ क्या होता है? बटे होता है। और कौन प्रति में कौन है? तो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को क्या कहेंगे? ए कहेंगे। क्या देना है? तो आवेश देना है तो क्यू देंगे। कुल आवेश क्यू हो गया, क्यू बाय ए। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर दिए गए आवेश को क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। यदि ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया और यह आवेश समान रूप से पूरे क्षेत्रफल पर, कुल क्षेत्रफल पर वितरित हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। और यदि इसका हम लोग घनत्व निकालना चाहेंगे तो दिया गया आवेश, क्या दिया गया आवेश, कितना आवेश दिया गया? क्यू, क्यू ले लिए। और प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति माने बटे, क्षेत्रफल हो गया ए तो क्यू बाय ए। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश। प्रति एकांक अर्थ समझिएगा कि एक लंबाई और एक चौड़ाई, चाहे वो मीटर में हो चाहे वो सेंटीमीटर में, अगर ऐसे ले लिए तो इस भाग में कितना आवेश मौजूद है? इस भाग में ये जो आपका उजला वाला भाग दिख रहा है ये 1 मीटर है। तो 1 गुना 1 बराबर 1 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रति एकांक क्षेत्रफल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितने आवेश मौजूद हैं? क्यू का कौन सा भाग मौजूद है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम और एक क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, या क्या पढ़ेंगे? कूलाम मीटर पावर -2। इसके वाले, इसका भी हम लोग नहीं लिखे थे, इसको क्या पढ़ेंगे? कूलाम मीटर। इसको क्या पढ़ेंगे? कूलाम प्रति मीटर या कूलाम मीटर पावर -1। अगर कहेगा इसका बीमा सूत्र को लिखिए तो कूलाम का बीमा सूत्र क्या होता है, या आवेश का बीमा सूत्र क्या होता है? AT। आवेश का
विमा सूत्र, आवेश का विमा सूत्र होता है AT। तो Q के बदले में क्या लिख दिए, AT। लंबाई का विमा सूत्र क्या होता है, L। ये जो L है इस पर पावर 1 है, अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो -1 हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, ATL पावर -1। ये इसका विमा सूत्र होगा। इसका भी अगर विमा सूत्र लिखना चाहें, किसका, पृष्ठीय आवेश घनत्व का यदि हम विमा सूत्र लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आवेश का हो गया कूलाम, और आपका यहाँ क्या, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का विमा सूत्र क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और तो ये तो बता ही चुके ना, इसका विमा सूत्र लिखना ना। तो Q का विमा सूत्र होता है AT, और LA का विमा सूत्र, क्षेत्रफल का विमा सूत्र, ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का विमा सूत्र क्या होता है, L स्क्वायर। अगर इसको हम ऊपर लेके चले जाएं तो क्या आ जाएगा, ATL पर पावर -2। ये आपका क्या हो गया, पृष्ठीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। आते हैं हम लोग तीसरे में। इसमें और एक चीज देख सकते हैं कि यदि हम इसको किसी पृष्ठ है ना, तो इसको जब लेंगे हम लोग तो ये गोले पर ले सकते हैं। हम लोग किस पे ले सकते हैं, इसको गोले पर ले सकते हैं, वृत्त पर नहीं ले सकते हैं। वो एक तार नहीं है, ये पूरे पृष्ठ को लेता है। अगर इसको हम पृष्ठ पे पढ़ते हैं तो इसका सिग्मा क्या हो जाएगा, गोले पर पढ़ते हैं तो सिग्मा क्या, सिग्मा का सूत्र है Q/A। गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। जो आप त्रिज्या ले लीजिए, छोटी r लीजिए तो छोटी r, बड़ी r लीजिए तो बड़ी r। तो सिग्मा क्या क्या होता है, Q/A, तो Q/4πr²। ये किसका हो गया, ये गोला का पृष्ठीय घनत्व। ये किसका हो गया, गोला का पृष्ठीय घनत्व। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, इसको सूचित करते हैं रो से। इसको सूचित करते हैं रो से। तो आयतन आवेश वितरण क्या हो गया, यदि दिए गए आवेश वस्तु के पूरे आयतन पर, पूरे आयतन पर समान रूप से वितरित हो जाए तो ऐसे वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब आयतन की बात आई तो आयतन में कौन कौन आता है, आयतन में आता है लंबाई, आयतन में आता है चौड़ाई, और आयतन में आता है ऊंचाई। जिसके पास तीनों चीज मौजूद होगा उसी का आयतन हम प्राप्त करेंगे। जैसे घन है या घनाभ है, घन है या घनाभ है।
इसमें तीनों चीज निहित है। आपका ये लंबाई है, ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा, उसमें आयतन प्राप्त होगा। और इसे हम जब कोई Q आवेश देते हैं और यह आवेश पूरे आयतन पर समान रूप से अगर वितरित हो जाए तो ऐसे वितरण को क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। ऐसे वितरण को क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। तो आयतन आवेश वितरण है तो आयतन आवेश घनत्व भी होगा। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को रो नहीं, सॉरी वहां नहीं रो है, यहाँ रो, ये रो, इसको हम रो से सूचित करते हैं। और इसका परिभाषा क्या होगा, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को, आवेश के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और आयतन आवेश घनत्व का क्या है, सूचक रो। अगर रो इसका सूचक है तो क्या कहता है, प्रति एकांक आयतन। अभी तुरंत बताए थे, प्रति मीन्स होता है बटे, आयतन भी, वॉल्यूम कौन, आवेश, Q बाय V। तो अगर हम इसका आयतन रो का मान निकालना चाहें तो निकल चुका है, रो बराबर Q बाय V, ये इसका सूत्र आ गया। अब इसका अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और आयतन का मात्रक मीटर पावर 3। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कूलाम प्रति मीटर क्यूब या कूलाम मीटर पावर -3। तो ये तो हो गया सीधा वाला। और यदि आयतन है तो हम लोग गोले का आयतन आवेश घनत्व निकाल सकते हैं। गोले का आयतन आवेश घनत्व को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भाई, तो रो बराबर Q बाय B। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब। 3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया, 3Q बटे 4 पाई R क्यूब। ये हो गया आपका गोले का आयतन आवेश घनत्व। क्या हो गया, ये गोले का आयतन आवेश घनत्व। इसका अच्छा मात्रक बीमा सूत्र छूट रहा है। तो कूलाम का बीमा सूत्र होता है 80 बटे मीटर क्यूब का बीमा सूत्र L पर पावर 3। इसको ऊपर ले जाइए, क्या बना, ATL पावर -3। ये इसका बीमा सूत्र हो गया, किसका, आयतन आवेश घनत्व का ये बीमा सूत्र निकल गया। चलिए अगले टॉपिक में हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है विद्युत क्षेत्र। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, विद्युत
अगला टॉपिक है हम लोग का विद्युत क्षेत्र। अगला टॉपिक जो है हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लेते हैं, उसके बाद परिभाषा को। मान लिया ये कोई Q आवेश है, यह Q आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल लगाएगा, और बल किस आधार पर लगाएगा, तो बल प्रकृति के आधार पर लगाएगा। यदि इधर कोई प्लस Q आवेश है तो क्या करेगा, ये विकर्षण करेगा। क्या करेगा, ये विकर्षण करेगा। और यदि कोई इधर माइनस Q आवेश है तो इसके साथ क्या करेगा, ये आकर्षण करेगा। कोई भी आवेश किसी भी दूसरे आवेश पर बल लगाएगा, यह सत्य है। लेकिन कौन सा बल लगाएगा, यह उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। जो आवेश को हमने लिया, इस आवेश को कहते हैं स्रोत आवेश। क्या कहते हैं इसको, स्रोत आवेश। और जिसको टेस्ट करने के लिए लिया हमने कि बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसको कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश लेने की आगे परिपाटी कुछ अलग है, बताएंगे, लेकिन तभी थोड़ा सा पहले समझ लीजिए कि जो आवेश को हमने लिया है कि इस आवेश के कारण दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो लिया गया आवेश है उसे क्या कहेंगे, स्रोत आवेश कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उसे स्रोत आवेश कहेंगे। और दूसरा कोई आवेश अगर वहां मौजूद है जिस पर स्रोत आवेश अपना प्रभाव डाल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टेस्ट चार्ज कहते हैं कि भाई उस चार्ज पर, उस आवेश पर स्रोत आवेश का क्या प्रभाव। चलिए हम लोग प्रभाव के बारे में समझ लिए, अब आते हैं हम लोग क्षेत्र के बारे में समझते हैं। विद्युत क्षेत्र के बारे में समझते हैं। भाई ये प्लस Q आवेश, क्या दूसरा आवेश यहां पर माइनस Q रखा हुआ है, क्या यह इसको आकर्षित कर लेगा, क्या यह इसको आकर्षित कर लेगा। अगर नहीं किया तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको इस ओर खिसकाएंगे, थोड़ा थोड़ा इस ओर खिसकाएंगे। मान लिया जाए कि यह खिसकते 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 यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचा, और यहां पर, ठीक यहां पर इस पर आकर्षण का अनुभव हो गया। ठीक यहां पर क्या हो गया, ठीक यहां से इधर आकर्षण का अनुभव हुआ कि भाई ये जो आवेश है स्वतः ही इस आवेश को अपनी ओर खींच रहा है। तो कितनी दूरी पर यह अनुभव हुआ, जितनी दूरी पर ऐसा अनुभव होता है उस दूरी को त्रिज्या मान लीजिए और एक गोला खींच दीजिए चारों ओर। क्या किए, जिस दूरी पर इस आवेश में आकर्षण का अनुभव हुआ, या यदि कोई प्लस Q आवेश रहता तो क्या अनुभव होता, विकर्षण का अनुभव होता। क्या अनुभव होता,
विकर्षण का अनुभव होता। क्यों होता? क्योंकि प्रकृति समान थी। अगर प्रकृति समान थी तो विकर्षण का अनुभव हुआ, अलग प्रकृति की थी तो क्या अनुभव हुआ? आकर्षण का अनुभव हुआ। अगर ऐसा होता है तो जितनी दूरी पर यह घटना घटित होती है उस दूरी को क्या मान लेंगे? उस दूरी को त्रिज्या मान लेंगे और त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींच देंगे। वृत्त के जो वृत्त का घेरा है, जो वृत्त की परिधि है, वह इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है। उस क्षेत्र में कोई भी आवेश आता है तो उसको कुछ ना कुछ अनुभव होगा, या तो आकर्षण का अनुभव होगा या तो विकर्षण का होगा। प्रकृति अगर समान होगी तो आकर्षण का अनुभव होगा, प्रकृति अगर अलग होगी प्रकृति अगर समान होगी तो विकर्षण का अनुभव होगा और प्रकृति अगर अलग होगी तो आकर्षण का अनुभव होगा। यही क्षेत्र इसका क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आइए तो विद्युत क्षेत्र के परिभाषा को लिखते हैं। आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां पर उपस्थित अन्य आवेश, जहां पर उपस्थित अन्य आवेश अपने प्रकृति के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार आकर्षण या विकर्षण, इसी विकर्षण को प्रतिकर्षण भी कहते हैं, आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव होता है, उसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र का परिभाषा। जी, इसके आगे चलते हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की जो अभिधारणा थी, विद्युत क्षेत्र की अभिधारणा को सर्वप्रथम वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने प्रस्तुत किया। तो समझ गए होंगे, हमको लगता है इसकी अवधारणा को, कि मान लिया जाए ये प्लस क्यू आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र ये है। अगर इधर कोई भी आवेश हो, चाहे प्लस क्यू आवेश हो चाहे माइनस क्यू आवेश हो,
इसको इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं लेना देना है? तो यह इसके विद्युत क्षेत्र के बाहर है। और यदि यह यहाँ पर भी आ जाता है, इस बाउंड्री पर भी आ जाता है, इस परिधि पर भी आ जाता है, अगर ये माइनस है तो आकर्षण होगा, और अगर ये प्लस है बाउंड्री पर तो ये विकर्षण होगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र हुआ स्रोत आवेश। ये क्या है? ये स्रोत आवेश है। स्रोत आवेश से वह दूरी, ये दूरी हो गया, मान लिया इस दूरी को हम r मान लेते हैं। स्रोत आवेश से वह दूरी जहां तक दूसरा जो कोई आवेश है, दूसरा कोई जो अन्य आवेश है, उन अन्य आवेश पर उसके प्रकृति के अनुसार जो आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव होता है, एहसास होता है, आभास होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उस दूरी को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और यह जो विद्युत क्षेत्र होता है, इस स्रोत आवेश के चारों ओर एक गोलाकार वृत्त के रूप में मौजूद रहता है। उसके चारों ओर जहां भी ऐसा आ गया, आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव निश्चित ही होगा। ये है आपका क्या? आवेश विद्युत क्षेत्र का अभिधारणा। इसके बाद आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या घटना घटित होती है? अगर कोई आवेश है और इसका विद्युत क्षेत्र ये है, ये क्या है? इसका विद्युत क्षेत्र का बाउंड्री है, विद्युत क्षेत्र का सीमा है। यदि हम कोई एकांक आवेश, एक कूलाम का आवेश, गौर कीजिएगा, कौन सा आवेश? हम लोग एक कूलाम नहीं लिखते, हम लोग क्या लिख देते हैं? एकांक परीक्षण धन आवेश। एकांक परीक्षण धन आवेश प्लस क्यू नॉट, क्यू के पैर में 0, इसको क्या कहते हैं? एकांक परीक्षण धन आवेश। हम कहीं पर एकांक परीक्षण धन आवेश रख दें तो इसके कारण, इस प्लस क्यू के कारण, इस पर कोई ना कोई बल का एहसास होगा। यह प्लस क्यू क्या करेगा? उसको विकर्षित कर देगा। क्या करेगा? उसको विकर्षित करेगा, और विकर्षण करने में इस पर एक बल का अनुभव होगा। जितने बल का अनुभव होगा, जितने बल का अनुभव, जितने बल का अनुभव होगा, उसी बल को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी बिंदु पर रखे गए एकांक परीक्षण धन आवेश
इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। एकांक परीक्षण धन आवेश पर जितने बल का अनुभव होता है उसी बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसी बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको हम लोग E से सूचित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे सूचित करते हैं हम लोग? E से सूचित करते हैं। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको E से सूचित करते हैं। और यह कैसी राशि है? और यह सदिश राशि। इसको देखते हैं कैसे ये सदिश राशि है। तो पहले आइए इसका हम लोग परिभाषा देख लें। क्या बोला कि जो बल है, स्रोत आवेश से जो बल लगता है किस पर? एकांक परीक्षण धन आवेश पर, तो उसको निकाला अगर जाए तो ई का आपका सूत्र क्या निकलेगा? लगाना कितने पर? एकांक 1 कूलम पर लगाना है। चूंकि इसको कैसे निकाले? चूंकि Q नॉट कूलम पर लगने वाला बल F है और हमको निकालना कितने पर है? एकांक पर निकालना है। इसलिए 1 कूलम पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F बटे Q नॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? F बटे Q नॉट। तो इसी का जो सूत्र ढूंढ रहे थे, तो E बराबर क्या मिल गया आपको सूत्र? E बराबर मिल गया आपको F बटे Q नॉट। क्या मिल गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र F बटे Q नॉट। तो भाई अब हमको सोचना है कि ये कैसी राशि है, ये कैसी भौतिक राशि। तो हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है। बल एक कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। जबकि Q नॉट को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि। तो हम लोग क्या पढ़े थे? फर्स्ट ईयर के जो वेक्टर था उसमें पढ़े थे कि यदि किसी सदिश को अदिश से विभाजित किया जाए तो उसका उत्तर क्या होता है? उसका उत्तर सदिश होता है। इसका मतलब क्या है? यदि किसी सदिश को, ये वेक्टर है और ये स्केलर है, उत्तर क्या मिलता है? इसका वेक्टर मिलता है। इसका मतलब है कि E जो है E वेक्टर है। तो इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F बटे Q नॉट। कैसे लिखेंगे इसको? वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F बटे Q नॉट। ये आपका क्या मिला? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मिल गया। क्या मिला आपको? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मिला। अगर आप कहें कि हमने जो परीक्षण आवेश Q नॉट लिया था और जो स्रोत आवेश प्लस Q लिया था, इससे जो इस पर बल लग रहा है 1 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है इस पर? जो परीक्षण आवेश है, यह परीक्षण आवेश 1 न्यूटन के बल का अनुभव कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? बस सूत्र पे पिरोना है। वेक्टर E या परिमाण निकालना है हमें, तो सिर्फ क्या लिखेंगे?
E बराबर एफ बाय क्यू नॉट। E बराबर एफ का वैल्यू कितना 1 न्यूटन और क्यू नॉट तो हमेशा एकांक परीक्षण आवेश होता है, 1 कूलम का परीक्षण धन आवेश होता है, तो बटे कितना 1 कूलम। तो E का वैल्यू क्या निकल गया 1 न्यूटन प्रति कूलम। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी परीक्षण धन आवेश पर 1 न्यूटन के बल का अनुभव हो तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह 1 न्यूटन प्रति कूलम होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एहसास होगा वो कितना एहसास होगा 1 न्यूटन प्रति कूलम का एहसास होगा। अगर ये तो आपको आपका मात्रक मिल गया, ये आपका क्या मिला मात्रक मिला। इसका जो एक और एसआई मात्रक है वो वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ये आगे जब आप विद्युत चैप्टर पढ़िएगा तो आपको वहां पर मिलेगा, लेकिन अभी जो यहाँ पर है इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है और इसका एक एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। इसका एसआई मात्रक जो दूसरा एसआई मात्रक है वो क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर। चेक कर लें जी, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। अगर इसका हम वीमा सूत्र निकालना चाहें, वीमा सूत्र निकालना चाहें तो देखें ऊपर में बल है, बल का वीमा सूत्र होता है mL/T⁻², बटे नीचे में Q है आवेश है, आवेश का वीमा सूत्र होता है AT। और जब दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा mL/T⁻², A ऊपर जाएगा तो A⁻⁻1, T ऊपर जाएगा तो T⁻⁻1। अब यहाँ पर T⁻⁻2 है, यहाँ पर T⁻⁻1 है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या आएगा आपके पास mL/T⁻⁻3 A⁻⁻1। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वीमा सूत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वीमा सूत्र हो गया। आइए हम जानकारी लेना चाहें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी। भाई यदि कोई एकांक आवेश है है 1 कूलम का आवेश है और हमने यहाँ प्लस Q लिया है तो ये जो बल लगेगा तो ये प्रकृति के आधार पे बल लगता है। अगर ये धन आवेश है, दोनों समान प्रकृति की, दोनों समान प्रकृति की, अगर दोनों समान प्रकृति के है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश E की दिशा किधर होगी, की दिशा बल के सदिश F के दिशा की ओर होगी, की ओर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर प्लस 1 कूलम का आवेश है, ये जो धक्का मारेगा वो इसी दिशा में धक्का मारेगा। बल किस दिशा में लग रहा है, विकर्षण बल इस दिशा में लग रहा है, सदिश F इस दिशा में लग रहा है, तो धक्का जो मारेगा वो बाहर की ओर धक्का मारेगा, यानी बल की दिशा किस ओर होगी, बाहर की ओर होगी। तो सदिश E की जो दिशा होगी बाहर की ओर होगी, यानी बाहर क्या बोले सदिश F जिस ओर जाएगा उसी ओर सदिश E भी होगा। कब, जब प्रकृति समान होगी या कहिए धनावेशित होगी, धनावेशित होगी। अब धनावेशित क्यों लिखे, तो हमेशा क्या होता है इसकी प्रकृति प्लस लेने की होती है, इसीलिए हमने धनावेशित लिख दिया। सदिश E की दिशा, सदिश E की दिशा सदिश F के दिशा के विपरीत होगा, विपरीत होगा। कब होगा विपरीत, जब ऋणावेशित होगा, ऋणावेशित।
तो कौन ऋणावेशित होगा? आपका स्रोत ऋणावेशित हो जाएगा। ये माइनस Q होगा, इधर प्लस 1 कूलम का आवेश है, तो जो आकर्षण बल होगा इस ओर होगा। अगर आकर्षण बल इस ओर होगा, सदिश F इस ओर होगा, तो इसकी दिशा विपरीत होगी। ये क्या करेगा? माइनस Q +1 को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो सदिश E की दिशा ठीक इसके विपरीत होगी, ठीक इसके उलट होगा। तो ऋणावेशित की स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वह ठीक विपरीत होता है, लेकिन धनावेशित की स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा लगने वाले बल के दिशा के ओर ही होता है। ये आपका क्या मिला? ये आपका मिल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मिल गई। अगर किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, विद्युत आवेश के कारण तीव्रता यदि ज्ञात करना है तो हमारे पास सूत्र क्या है उसका? कूलम्ब बल का सूत्र क्या है? F बराबर K Q नॉट बटे R स्क्वायर। Q नॉट क्यों लिखे? क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं? परीक्षण धन आवेश लेने की परिपाटी है, इसलिए हम लोग ने क्या ले लिया? Q नॉट ले लिया। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिमाण क्या होता है? F बाय Q नॉट होता है। अब आपने F का सूत्र निकाला, K Q नॉट बाय R स्क्वायर इंटू ये वाला Q नॉट यहाँ आ जाएगा, Q नॉट। आपका Q नॉट और Q नॉट कैंसिल हो गया। क्या मिला आपको? E बराबर K Q बाय R स्क्वायर। Q का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई E नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर। अगर गौर करें तो ये जो पद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या K, यह तो नियत है। यह कैसा पद है? यह नियत पद है। यह कैसा पद है? यह नियत पद है। और हमने जो आवेश दिया, मान लिया यहीं पर आवेश हमने प्लस Q लिया, क्या इसका मान अपने आप बढ़ सकता है? इसका मान अपने आप बढ़ सकता है? तो नहीं, यह अपने आप नहीं बढ़ सकता है जितना मान देंगे, चूंकि यह स्थिर विद्युत है। जितना मान देंगे, जो आवेश का मान देंगे, वह आवेश का मान नियत रहेगा। इसका मतलब है कि Q भी नियत है। अगर दोनों नियत है तो आप नियत को हटा दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? E समानुपाती 1/R स्क्वायर। संबंध को देखिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R जो दूरी है इसके साथ क्या संबंध है? यदि R के मान में वृद्धि होगी, यदि R के मान में वृद्धि होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में कमी आएगी। इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। इसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध कहते हैं। इस कड़ी में आपको हम एक ग्राफ बता रहे हैं। ग्राफ को देखिएगा जरा। ये एक ग्राफ है A और B का, और हम क्या बोल रहे हैं? A समानुपाती B। हमने क्या बोला? A समानुपाती B। अगर हम A समानुपाती B लेते हैं और ग्राफ खींचते हैं तो हमारा जो ग्राफ आएगा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा?
बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन यदि हम कहते हैं ए बी, हम कहते हैं कि ए व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती, सिर्फ भाषा का परिवर्तन में ये आता है, व्युत्क्रमानुपाती बी। इसका मतलब क्या हो गया? ए बी का कैसा संबंध है? बी के मान में वृद्धि होगी, ए के मान में कमी होगी। इसमें क्या संबंध था? ए के मान में वृद्धि होगी तो बी के मान में भी वृद्धि होगी। ये समानुपाती का संबंध हुआ। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का संबंध कैसा होता है? उल्टा होता है। तो इसका ग्राफ जो आता है वो बिल्कुल कर्व आता है, इस तरह से। इसका जो ग्राफ आता है वो बिल्कुल कर्व आता है। लेकिन इसको अगर हम बोलने का दूसरा भाषा का प्रयोग करते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है बी, इसको हम बोले ए समानुपाती 1/b, यानी इसको लिखेंगे कैसे? ए समानुपाती 1/b। सिर्फ बोलने का अंतर देखिए, बोलने का अंतर देखिए इसमें और इसमें कोई फर्क है? ए व्युत्क्रमानुपाती बी मतलब हो गया ए 1/b। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन बोलने का फर्क है। बोलने का फर्क, इसमें अगर व्युत्क्रमानुपाती कह दिए तो इसका ग्राफ जो है ये कर्व हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम समानुपाती बोलते हैं और 1/b, इसमें 1/b नहीं बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे? ए व्युत्क्रमानुपाती बी। लिखाएगा भले 1/b, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें डायरेक्ट बोलते हैं ए समानुपाती 1/b। अगर ऐसा बोलेंगे तो इसका जो ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ बिल्कुल सीधा आएगा। क्यों आएगा सीधा? क्योंकि यह समानुपाती का संबंध है। जितना भी समानुपाती का संबंध होगा उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, और व्युत्क्रमानुपाती के संबंध वाला का ग्राफ आपका क्या आता है? कर्व आता है। चूंकि आपको यहाँ पर एक आया है ई समानुपाती 1/r², आप इसको जिस तरह से पढ़िएगा उस तरह से ग्राफ बनेगा। यदि आप इसको पढ़िएगा ई व्युत्क्रमानुपाती r², अगर हम इसको ई ले लें और इसको r² ले लें और बोले ई व्युत्क्रमानुपाती r², तब जो कर्व आएगा वो ये वाला कर्व आएगा। और यदि बोले हम यहां पर ई समानुपाती 1/r², अगर ऐसा बोलेंगे तो हमारा जो ग्राफ आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसमें जो कर्व आएगा बिल्कुल यही वाला कर्व आएगा, दूसरा कर्व नहीं आएगा। तो सिर्फ ये बोलना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूरी के बढ़ने पर तीव्रता में कमी आती है। तीव्रता में कमी आती है। आइए इसका एक क्वेश्चन आपको हम जल्दी से लिखा दें। लिखिए इसका एक क्वेश्चन। कहता है कि एक 10⁻³ kg द्रव्यमान तथा प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से आवेशित जल की बूंदों को ठीक संभालने के लिए आवश्यक
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो सारा चीज आपके पास है। क्या क्या दिया हुआ है? m का मान दिया है कितना, 10⁻³ केजी। आपके पास q का मान दिया है कितना, +1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अब क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। E का परिमाण ज्ञात करना है तो E बराबर होता है F/Q। E बराबर क्या होता है, F/Q। तो F का तो मान है नहीं, तो F का हम लोग सूत्र जानते हैं, F बराबर क्या होता है, m × g। तो आपका E का सूत्र क्या बन गया, m × g/q। मान रखिए m का मान 10⁻³ g का मान 9.8 बटे q का मान 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करना है, तो 9.8 गुना 10⁻⁻3, इसको ऊपर लेके चले जाइए, +19 हो जाएगा, तो गुना 10⁻+19 बटे 1.6। दशमलव कैंसिल कर दीजिए, 2 से कट गया, 2 चौक 8, 1 9, 2 9 18, 2 8 16, 8 से काटिए 49 को, तो 8 पंजे 40, 8 छक 48, बाकी बचा 1 10, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 गुना 19 में 3 गया, कितना बचा 16, 10⁻16। क्या निकला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम। आज यहीं तक। मन से देखिए वीडियो। धन्यवाद।